मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड माय कोलीग एंड माय टीचर्स। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 6 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 का पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन। बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs के लिहाज से बहुत अहम है, तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इसको मैं इंशाल्लाह ताला जैसे पहले सारे टॉपिक्स बहुत आसान कर दिए हैं, इसको इंशाल्लाह ताला उनसे ज़्यादा आसान करने की कोशिश करूँगा। बाकी अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी मददगार हो, इसको समझने के लिए भी और इसको आगे फैलाने के लिए भी। तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन को समझाने से पहले डेफिनेशन की तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, पहले इसको मैं आपकी बेस बनाने की कोशिश करूँगा। बेस बनाने से पहले मैंने आपसे डिफरेंस पूछना है अमाउंट और कंसंट्रेशन। अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब जैसे ही आप सुनोगे तो आपको होगा मिकदार, कितनी मिकदार है। और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब भी क्या होता है? वो भी मिकदार ही होता है। अमाउंट और कंसंट्रेशन का मतलब अगर मिकदार होता है तो फिर में डिफरेंस क्या है? अगर आप बाज़ार जाते हो, आप कहते हैं कि सरकील काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों ना इनकी दावत की जाए, तो इनको बुलाते हैं घर में और इनको खूब इनको शरबत पिलाते हैं। तो शरबत के लिए आप क्या करते हो? आप जाते हो जी, क्या कहते हैं, दुकान पे, और कहते हो कि हमें ना 1 किलो चीनी दे दो। अब वो जो 1 किलो चीनी लेकर आए हो आप, वो असल में आपकी अमाउंट है। अब उस 1 किलो चीनी को अब घर ला के क्या करते हो? पानी लेते हो जी, मेरे लिए 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर में 1 किलो चीनी डाल दी कि सर को खूब मीठा कर देना आज। और आपने 1 किलो जो चीनी डाल ली है उसके अंदर, पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर, असल में जब वो पानी में जाएगी, अब चीनी 2 किलो या 1.5 किलो या 5 किलो तो नहीं हो सकती, रहेगी तो 1 किलो ही, लेकिन अब वो क्या हो गया? वो सोल्यूशन की शक्ल में चला गया। तो अमाउंट होता है कि जो आपका सोल्यूशन के बगैर होता है वो अमाउंट होता है, लेकिन जब कोई चीज़ सोल्यूशन में चले जाती है ना, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो आखिर में जाके जब मैं इसकी आपको यूनिट समझाऊंगा ना, उसके अंदर मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। बस यहाँ पे हल्का सा टच दिया है कि आपको अमाउंट और कंसंट्रेशन में डिफरेंस का पता हो, कि अमाउंट आपकी मिकदार सिंपल है और कंसंट्रेशन आपकी, कि अभी जब भी हम किसी चीज़ को सोल्यूशन फॉर्म में ले लेते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, वो कंसंट्रेशन में आ जाता है कि इतने लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर कितनी मिकदार चीनी की है या कितने मोल चीनी के हैं। टॉपिक जो है हमारा ये लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत लेंथी है, तो इसको हम थोड़ा सा मैं जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं सारी क्लियर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन की वजह से हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा बन रही है। स्टार्टिंग के अंदर जो है हमारी कम्प्लीटली जो है कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की है, और स्टार्ट के अंदर प्रोडक्ट ना उनके बराबर है, ज़ीरो है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में ज़्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिडक्शन भी ज़्यादा है, और जब कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिडक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो रिएक्टेंट है, अगर ये ज़्यादा होंगे, मिकदार में ज़्यादा होंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिडक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर आपके रिएक्टेंट कम होंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिडक्शन भी कम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? दोनों का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी वो कंसंट्रेशन किसकी होगी? H2 की भी और I2 की भी। जितनी इनकी मिकदार ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको समझानी थी। अगर आपको समझ आ गई है तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी आपको। इस तरह रिवर्स में देखो, रिवर्स का रेट कब ज़्यादा होगा? जब आपके प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जो रिवर्स जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर ये मिकदार ज़्यादा है तो वापसी भी ज़्यादा होगी। देखना ज़ीरो है तो वापसी हो ही नहीं रही, लेकिन जैसे मिकदार ज़्यादा होती जा रही है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी ज़्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रिवर्स रिएक्शन के। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये गुलबर्ग एंड वेज ने इन 1869 के अंदर एक्सप्लेन किया था। उसके अंदर उसने एक जनरल इक्वेशन लेट कर लिया, हमने कहा था ए और बी ये हमारे रिएक्टेंट है, जिस तरह H2I2 है, और सी डी हमारे क्या है? प्रोडक्ट। ए बी के मिलने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, सी डी के मिलने से दोबारा रिएक्टेंट बन रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट का लफ्ज़ आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई का मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि ये जो आपका रेट है ए बी, ये फॉरवर्ड कब ज़्यादा जाएगा, जब ए और बी की मिकदार ज़्यादा होगी। अगर इनकी मिकदार ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा जाएगा, अगर इनकी मिकदार कम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम जाएगा। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। इसको ख़त्म करने के लिए जब भी ख़त्म करते हो हमें क्या लगाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के एफ हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एफ़ का मतलब ये हमारा के एफ का मतलब, एफ़ का मतलब यहाँ पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों आपस में, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। पहले वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के लिए, अगला प्रोडक्ट सी और डी के लिए। और इसकी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, के आर लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, आगे एक मैंने एक्टिव मास समझाना है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। पहले मैंने एक्टिव मास समझाना चाह रहा हूँ। एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास बता सकते हैं आप में से कोई भी? इसको समझाने के लिए सिंपल सी मिसाल अगर लेट कर लें कि किसी कोई शख्स है, उसके 4 भाई हैं, ये 4 बेटे हैं किसी शख्स के, या 4 भाई हैं, आपके 4, आप 4 भाई हो। तो 4 भाई में से 3 काम करते हैं, वो घर में कमा के देते हैं, सर्कल चलाते हैं। एक भाई कमा के नहीं देता, जिस तरह आप बैठे हुए हो, मोबाइल पे लगे रहते हो, आप कमा के देते, बाकी कमा के दे रहे हैं। तो क्या वो एक्टिव कितने हुए, एक्टिव कितने हुए, 3, लेकिन टोटल है कितने, 4। तो इसका मतलब एक्टिव मास का मतलब टोटल मास नहीं होता, ये बोर्ड का एमसीक्यू बहुत दफाया हुआ है। एक्टिव मास का मतलब टोटल मास नहीं होता, बल्कि एक्टिव मास का मतलब वो होता है कि जो एक्टिव होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि 2 नंबर चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, 2 नंबर चीज़ नहीं मिलती। जब भी आप कोई चीज़ दूध लेने जाते हो 2 नंबर नहीं मिलता, कोई भी और चीज़ लेने जाते हो, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ मिलती है तो वो कोई 10-15 नंबर होती है। इतनी मिलावट करते हैं, इतनी मिलावट करते हैं, बेचारी वो 2 नंबर तो रहती नहीं। तो इसी तरह एक्टिव मास का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप कोई चीज़ लेते हो, 100 ग्राम केमिकल लिया है, तो 100 ग्राम का मतलब ये नहीं कि वो 100 का 100 ही एक्टिव है, 100 का 100 ही प्योर है। हो सकता है उसके अंदर 90% प्योर हो, 10% उसने इम्प्योरिटीज़ डाल दी हो, गंदगी डाल दी हो, कोई और चीज़ मिलावट कर दी हो। तो एक्टिव मास का अब आप काफ़ी तक समझ आ गई होगी कि एक्टिव मास का मतलब क्या है, कि प्योर, कि जो अमल कर सके, रिएक्ट कर सके। लेट कर लें 90% प्योर का मतलब है कि 90 ग्राम एक्ट करेगा, 90 ग्राम हमारा एक्टिव है। क्योंकि आपने जब रिएक्शन निकालना है उसकी, तो आपने तो 100 ग्राम केमिकल यूज़ किया, लेकिन जो रिज़ल्ट आने वो 90 ग्राम से आने, तो आपने परेशान होना है, लो जी सर ने तो झूठ बोल दिया, रिज़ल्ट तो ये आना चाहिए था 100 के लिहाज से, ये तो 90 के लिहाज से आ रहा है। तो इसका मतलब था कि वो 10 ग्राम केमिकल के अंदर इम्प्योरिटीज़ थी। एक्टिव मास की समझ आ गई मेरे ख्याल से। तो रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारी वही बात आ गई कि रेट अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे ज़रब हो रहा है, ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट, यानी कि ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये दोनों ज़रब हो रहे हैं ना, ये और भी। देखिए ये वही डेफिनेशन मैंने पीछे समझाई थी, अगर आपने ये जितना समझ लिया है तो समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, इसकी अब मैथमेटिकल सारा काम कर लेते हैं। अगर एक्विलिब्रियम कायम होता है तो एक्विलिब्रियम में पता है आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने आर एफ और इक्वल टू आर आर आ जाएगा। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उसकी इक्वेशन क्या थी आपको क्वेश्चन याद है, ये हमारी इक्वेशन है। आर एफ के लिए के एफ ए बी कंसनट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, जो ब्रैकेट्स है ना, ये कंसनट्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैं बताना भूल गया हूँ। ब्रैकेट का मतलब कंसनट्रेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गई। अब देखो, हमने ए बी सी डी एक साइड पे ले आना है, के एक साइड पे ले आना है। तो ये के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये मैथमेटिकल रूल लगाना है। ठीक है, अब देखो के एफ भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और के आर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहा हूँ,
हमारा जो के एफ है ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के आर भी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, जब भी आप दो कांस्टेंट को डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा एक नया कांस्टेंट आ जाता है। जैसे 12 और 3, 12 भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट का मतलब चेंज ना हो सके। 3 भी चेंज नहीं हो सकता, 3 को 3 कहेंगे, 2 तो कह नहीं सकते। तो जब 12 और 3 को मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे भी यही रूल लगेगा कि जब हम दो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं के सी। के सी हमारा क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट आप हमेशा ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट हमेशा आपके नीचे आएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक हमारी इक्वेशन हो गई है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये इक्वेशन किसके लिए अप्लाई हो सकती है, ये इक्वेशन अप्लाई हो सकती है सिर्फ उन इक्वेशन के लिए जिनके बैलेंस के लिए कुछ ना लगता हो। लेट करने एग्जांपल दी मैंने, HCl और NaOH रिएक्ट करते हैं, NaCl वाटर बनता है। अब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे 2, 3 या 4 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो इन इक्वेशन के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसकी जनरल इक्वेशन भी यही थी, AB और CD, इसके अंदर कोई भी हमने यहाँ पे 2, 3 बैलेंस के लिए नहीं लगवाया था। तो ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ हो सकती है और इसका ये फार्मूला होगा। लेकिन अगर ये इक्वेशन नहीं होती, हमारे पास इक्वेशन आती है ये वाली, अब इसमें तो बैलेंस आ गया क्योंकि ये बैलेंस हो नहीं सकती। N2H2 को रिएक्ट पर NH3 बनेगा तो यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस के लिए 3 लगाना पड़ेगा। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसके ऊपर फॉल नहीं करती क्योंकि ये इक्वेशन बनी है बगैर कोफिशिएंट वालों के, यानी कि ये जो लगा ना 3 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ये जो 2 है ना बैलेंस के लिए लगाया, इसको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन है सिंपल, ये बगैर कोफिशिएंट्स वाली इक्वेशन है। अगर अब आपके पास कोफिशिएंट्स आ जाएं, ठीक है, बैलेंस के लिए आपको 2, 3, 4 लगाना हो तो फिर कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, इस मसले को हल करने के लिए हमें फिर दोबारा एक नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो बिल्कुल ईजी है। अगर आपने पहली वाली अगर आपको याद हो गई है वो तो हलवाई है आपके लिए।